हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज मैं राजस्थान की 1897 की क्रांति को पढ़ने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। तो तैयार हो जाओ। ये देखिए, अंग्रेज और राजपूत संबंध कैसे थे, पहले उनको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कहाँ पर होती है, ब्रिटेन में होती है दोस्तों। कहाँ पर होती है, ब्रिटेन में होती है। और उस समय जो मुगल बादशाह कौन था, अकबर था दोस्तों। कौन था, अकबर था। मुगल बादशाह है जो 1600 में। फिर 1608 में जो कौन आता है, 1608 में आता है दोस्तों, 1608 में आता है कैप्टन हॉकिंस, आगरा में। कहाँ पर आता है, आगरा में। आगरा में आता है 1608 में। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिला, और जहांगीर ने इसे 400 का क्या दिया गया था, मनसबदारी दी गई थी दोस्तों। और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की अनुमति नहीं दी थी दोस्तों। कैप्टन हॉकिंस है ना, ये आगरा में जहांगीर से तो मिला था, परंतु जहांगीर ने 400 की मनसबदारी दे दी थी इसे, कैप्टन हॉकिंस को। परंतु इसे अजय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने से मना कर दिया। फिर 1615 में कौन आ जाएगा, सर टॉमस रो। टॉमस रो कहाँ पर आता है, अजमेर में आता है, और जहांगीर से मिलता है। और जहांगीर ने इसे, सर टॉमस रो को एजे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने की अनुमति दे दी थी दोस्तों। क्या दे दी थी, अनुमति दे दी। और फिर 1757 में एजे प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है, 1757 में होता है। रॉबर्ट क्लाइव किस किस के बीच होता है, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, और इधर हो जाएगा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन, सिराजुद्दौला। इसका सेनापति था मीर जाफर है। मीर जाफर है ना, इसने धोखा दे दिया। ये क्या है, रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिल गया था दोस्तों। इस वजह से जो प्लासी का युद्ध है जो कौन जीत जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। इसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। कब होता है, 1764 में होता है दोस्तों। इसमें क्या था, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। और जबकि बंगाल का है नवाब कौन था, मीर कासिम था। ये एक तो क्या था, मीर कासिम। अवध का नवाब कौन था, सिजाउद्दौला। सिजाउद्दौला। और मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम सेकंड। मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम सेकंड था। इसमें अजय हेक्टर मुनरो की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में देखिए 1798 ईस्वी में, 1798 में, 1798 में लॉर्ड लॉर्ड वेलेजली है ना, लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रथा प्रारंभ की थी। कौन सी, सहायक संधि प्रथा प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाना था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बनाना था, सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाना था। और लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली को सहायक संधि प्रथा का क्या कहा जाता है दोस्तों, जनक कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि प्रथा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब क्या होता है इसके बाद में, 1798 में हैदराबाद भारत की एक पहली ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजों की अधीनता को, अंग्रेजों से सहायक संधि की थी दोस्तों। कब की थी, 1798 में। पहली है रियासत जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी दोस्तों, 1798 में। इसके बाद में है जी 1799 में मैसूर, 1801 में अवध, और फिर 1802 में है पेशवा। पेशवा ने क्या की थी, अंग्रेजों से सहायक संधि की थी दोस्तों। इसके बाद में मैं आगे देखता हूँ, आगे। अब इसके बाद में राजस्थान की ओर देख लेते हैं। राजस्थान में भी है मराठा और पिंडारियों के बहसे। क्या दोस्तों, मराठा और पिंडारियों के बहसे, मराठा और पिंडारियों के बहसे। यहाँ भी है सहायक संधि होना आरंभ हो गया था दोस्तों। है मराठा और पिंडारियों के बहसे हुआ था यहाँ तो। राजस्थान में है क्या, सहायक संधि होना प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम है सहायक संधि कहाँ होती है, सितंबर 1803 में। कब होती है, सितंबर, सितंबर 1803 में भरतपुर में होती है दोस्तों। कहाँ पर होती है, भरतपुर में है पहली, भरतपुर पहली ऐसी रियासत थी जिसमें अंग्रेजों की सहायक संधि हुई थी। राजस्थान में भरतपुर थी। भरतपुर का है राजा कौन था उस टाइम, रणजीत सिंह था दोस्तों, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह था। इसके बाद में नवंबर 1803 में अलवर में होती है। कहाँ पर होती है, अलवर में। अलवर ने, अलवर ने अंग्रेजों से विस्तृत संधि की थी। विस्तृत का मतलब होता है सारी बातों को स्वीकार करने वाला। अलवर ने अंग्रेजों की सारी बातों को स्वीकार किया था। और अलवर का राजा कौन था, बख्तावर सिंह था दोस्तों। कौन था, बख्तावर सिंह था। ठीक है, भरतपुर में हो गई, अलवर में संधि हो गई। इसके बाद में 1803 में जयपुर और जोधपुर में, जयपुर और जोधपुर में भी ये संधि हुई थी। 1803 में जयपुर और जोधपुर में भी संधि हुई थी, लेकिन ये भंग हो गई। क्या हो गई थी दोस्तों, भंग हो गई। इन्होंने जब पुणे 1818 में संधि की थी, जयपुर और जोधपुर ने अंग्रेजों से संधि की थी 1818 में। इसके बाद में क्या होता है, लॉर्ड हैकिंस,
हैकिंग्स, लॉर्ड हैकिंग्स ने है जी अधीनस्थ और आश्रित पार्थव की नीति चलाई थी। नीति के तहत है जी संधि की थी दोस्तों। अधीनस्थ और पार्श्व की नीति के तहत है जी क्या की, लॉर्ड हैटिंग्स ने है जी संधि की थी 1813 से 1823 तक। अब ये क्वेश्चन अच्छा है इसमें, ये देखिए, राजस्थान में सहायक संधि के लिए चार्ल्स मेटकाफ को नियुक्त किया गया था। राजस्थान में सहायक संधि के लिए किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स मेटकाफ को नियुक्त किया गया था दोस्तों। ठीक है। अब है जी ये लॉर्ड हॉकिंग्स है ना, इसने है जी अधीनस्थ और सहायक पार्थव की नीति चलाई थी। इसके तहत है जी पहली है जी कहाँ पर होती है? नवंबर 1817 में राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने इस नीति के तहत है जी संधि की थी। इस नीति के तहत है जी कौन सी थी? करौली थी वो। करौली का राजा कौन था? हरबख्शपाल था दोस्तों है जी। उस टाइम है जी हरबख्शपाल है जी 1817 में जब संधि की थी ना, अधीनस्थ और आश्रित पार्थव की नीति के तहत की थी करौली ने। इसके बाद में जो टोंक, कोटा आदि राज्यों आदि जिलों में भी संधि हुई थी अधीनस्थ व आश्रित पार्थव की नीति। राजस्थान की अधिकांश रियासतें 1818 में संधि कर ली थी दोस्तों। अधिकांश लगभग सभी रियासतों ने 1818 तक संधि कर ली थी। एक एक रियासत थी 1823 में सिरोही। सिरोही के राजा कौन थे? शिव सिंह। शिव सिंह ने राजस्थान की अंतिम रियासत थी ये सिरोही है जो राजस्थान की क्या थी? अंतिम रियासत थी जिसने जो अंग्रेजों से संधि की। राजस्थान की अंतिम रियासत थी ये सिरोही, जिसने जो अंग्रेजों से 1823 में संधि की। इसके बाद में 1848 में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी आते हैं ना, डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? राज्य विलय की नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत और गोद निषेध नीति या हड़प नीति ये चलाई थी 1848 में। डलहौजी ने ये नीति चलाई थी। राज्य विलय की नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत या फिर गोद निषेध नीति या हड़प नीति चलाई थी। और इस नीति के तहत है ना, ये राज्य विलय की नीति के तहत सर्वप्रथम हड़पी गई रियासत कौन सी थी? सितारा। कौन सी थी दोस्तों? सितारा थी। सितारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब देखिए सितारा को है जी कब है जी संधि हुई थी? सितारा की संधि हुई थी 1848 में। और जैतनपुर की संधि इसके बाद में सितारा, सितारा की है संधि कब होती है? सितारा 1848 में होती है। जैतनपुर है 1849 में होती है। संबलपुर है 1849 में। बाघाट 1850 में। उदयपुर एमपी में है, ये 1852 में होती है। कब होती है? 1852 में होती है। झांसी 1853 में। नागपुर है 1854 में। 1854 में। इसमें राजस्थान की एक भी रियासत नहीं थी दोस्तों। राजस्थान की एक भी रियासत नहीं थी। इसके बाद में अवध का विलय कैसे हुआ था? ये देखिए अवध का विलय, अवध का विलय कैसे हुआ इसको देखिए। अवध का विलय 1856 में। अवध का विलय 1800 कब होता है? 56 में होता है। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के बारे में कहा था कि, लॉर्ड डलहौजी है ना, उसने 1856 में अवध के बारे में क्या कहा था? ये कहा एक दिन यह चेरी का फल हमारे ही है जो मुंह में आके गिरेगा। क्या कहा? एक दिन ये चेरी का फल है ना जो हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। ये किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। और इस समय अवध का जो नवाब कौन था? 1856 में अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह था दोस्तों। कौन था? वाजिद अली शाह था अवध का नवाब। और इसका पुत्र है जी ब्रिजिश है जी कादिर, ब्रिजिश कादिर था है जी वाजिद अली शाह का पुत्र। और आउटम आयोग ने जो है ना अवध पर है जो कुशासन का आरोप लगाकर है जी कुशासन का आरोप लगाकर है जी अवध को मिला लिया था दोस्तों। और लॉर्ड डलहौजी ने अवध का है जी विलय कुशासन का आरोप लगाकर है जी किया था। नेकी है जी गोद निषेध नीति से, गोद निषेध नीति से नहीं किया था, कुशासन का आरोप लगाकर किया था दोस्तों है जी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक है जी सैनिक कहाँ से गए थे दोस्तों? अवध से गए थे सर्वाधिक सैनिक है जी 1857 की क्रांति में। सर्वाधिक सैनिक कहाँ से जाते हैं? अवध से जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है? 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर, भारतीय सैनिक है ना उन पे पहले ब्राउन बेस बंदूक थी, उनके स्थान पर एक नई है जो एनफील्ड नामक बंदूक दी। कौन सी? एनफील्ड नामक बंदूक दी। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में। जिसमें कारतूस भरने से पहले उस पर है जो लगे चिकने पदार्थ को मुंह से हटाना पड़ता था दोस्तों। क्या? जिसमें कारतूस भरने से पहले कौन में? एनफील्ड नामक बंदूक में कारतूस भरने से पहले उस पर लगे चिकने पदार्थ को मुंह से हटाना पड़ता था दोस्तों, मुंह से हटाना पड़ता। और
ये मुंह से हटाना पड़ता था ना। जल्दी भारतीय सैनिकों में यह अफवाह फैल गई, जल्दी भारतीय सैनिकों में क्या अफवाह फैल गई, ये अफवाह फैल गई कि कारतूस पर लगा पदार्थ गाय और सुअर की चर्बी का है। क्या कारतूस पर लगा पदार्थ है जी? गाय और सुअर की चर्बी का है। इसके विरोध में बैरकपुर छावनी में जो क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। बैरकपुर छावनी में विद्रोह हो जाता है। नोट, भारत में सर्वप्रथम है जो एनफील्ड नामक राइफल का उपयोग बहरामपुर में हुआ था। प्रयोग तो कहाँ पर होता है? भारत में सर्वप्रथम है जो एनफील्ड नामक है जो राइफल का प्रयोग बहरामपुर में हुआ था 26 जनवरी 1857 को। जबकि ये विरोध है जो कहाँ पर होता है? बैरकपुर छावनी में जो विरोध होता है इसका। फिर 1857 क्रांति के कारण देखता हूँ मैं। 1857 क्रांति के कारण क्यों होती है? राजनीतिक कारण देखिए, राजनीतिक कारण गोद निषेध नीति थी। एक तो गोद निषेध नीति थी, और नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी दोस्तों ये अंग्रेजों ने, ये भी एक कारण था। भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ अजय अपमानजनक व्यवहार किया था, ये भी एक कारण था। और बहादुर शाह जफर सेकंड को हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं का मकबरा है ना दिल्ली में, है ना, मकबरे में अड़सन ने अड़सन ने गिरफ्तार किया था दोस्तों। ये अड़सन ने क्या किया? गिरफ्तार कर लिया बहादुर शाह जफर को। ये भी एक कारण हो गया है ना। और एक कारण हो जाएगा भारतीयों से भेदभाव, भारतीयों से क्या करने लग गए थे अंग्रेज? भेदभाव करने लग गए थे। ये तो हो गया राजनीतिक कारण। अब मैं 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति का आर्थिक कारण देखता हूँ मैं। आर्थिक कारण क्या था? 1813 से लेकर 1850 तक का काल है भारत में अनौद्योगिक काल कहलाता है। अनौद्योगिक काल कहलाता है दोस्तों। अनौद्योगिक काल क्यों कहलाता है? क्योंकि अंग्रेजों ने इस दौरान है जी नकदी फसलों पर बल दिया था दोस्तों। अंग्रेजों ने क्या किया था? नकदी फसलों पर बल दिया था 1813 से 1850 तक। इसीलिए भारत के इस काल को अनौद्योगिक काल कहते हैं। अंग्रेज अपनी नई नीति के तहत भारतीय धन का है जी निष्कासन तेजी से कहाँ पर कर रहे थे दोस्तों? इंग्लैंड की ओर कर रहे थे। भारतीय धन का निष्कासन है जी, है ना। और द गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भारत के वयोवृद्ध पुरुष कौन थे? वयोवृद्ध पुरुष है जी, ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जी कौन सी पुस्तक लिखी है? भारतीय धन निष्कासन, भारतीय धन निष्कासन पर एक पुस्तक लिखी है दोस्तों। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ये लिखी है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन निष्कासन पर पुस्तक लिख दी दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए 1857 क्रांति का धार्मिक कारण क्या था? धार्मिक कारण, धार्मिक कारण में अंग्रेज अपनी नई नीति के तहत भारतीयों को ऐसे ईसाई बना रहे थे। क्या कर रहे थे? भारतीयों को ईसाई बना रहे थे। जो भारतीय ईसाई बन जाता उसे सरकारी नौकरी में उच्च पद देते थे अंग्रेज एक तो, और अधिक वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाएं भी दी जाती थी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा जो ईसाई बन रहे थे ना उनको। और जिसमें जो भारतीयों में जो क्या फैल गया? असंतोषजनक की भावना फैल गई थी दोस्तों। ये भी एक धार्मिक कारण था। अब सामाजिक कारण देखिए, सामाजिक कारण में क्या होता है? सामाजिक कारण राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, कौन? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में सती प्रथा निवारण अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। किसके तहत? धारा 17 के तहत किया गया था। सती प्रथा है जी निवारण अधिनियम। अब ये सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय का प्रयास रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो उस समय जी गवर्नर जनरल था दोस्तों 1829 में। अब सती प्रथा है ना, इसके विरोध में जी एक आंदोलन किया गया था। किसने? राधाकांत दुबे ने इसके विरोध में आंदोलन किया कि सती प्रथा को बंद नहीं करना चाहिए। राधाकांत दुबे ने जी। ठीक है दोस्तों, इसकी ये क्वेश्चन अच्छा है। फिर 1834 में दूसरा देखिए सामाजिक कारण। 1834 में कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1834 में कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया। 1843 में एलन बोरो के समय दास प्रथा को समाप्त कर दिया था दोस्तों। दास प्रथा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद में एलन बोरो ने कर दिया दास प्रथा को समाप्त 1843 में। फिर 1856 में क्या? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय, कौन था उस टाइम? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया था।
अब मैं आगे देखता हूँ। ये हो गया सामाजिक कारण। अब देखिए सैनिक कारण। 1857 क्रांति में सैनिक कारण क्या रहते हैं? पहला सैनिक कारण ये रहता है, भारतीय सैनिकों को वेतन भत्ते मिलते थे। भारतीय सैनिकों को क्या मिलता था? वेतन भत्ते मिलते थे। वेतन भत्ते मिलते ना, वो कम मिलते थे भारतीय सैनिकों को। क्या मिलते? कम मिलते थे। भारतीय सैनिकों को वेतन भत्ते कम मिलते थे। उच्च पद नहीं मिलता था। दूसरा कारण ये हो जाएगा सैनिक कारण, उच्च पद नहीं मिलता था। तिलक लगाने और पगड़ी पहनने पर रोक थी दोस्तों, पूर्ण रूप से तिलक लगाने और पगड़ी पहनने पर भी रोक थी। तिलक लगाने और पगड़ी पहनने को लेकर सर्वप्रथम है जो विद्रोह 1806 में है जी वल्लूर तमिलनाडु में होता है दोस्तों। तिलक लगाने और पगड़ी पहनने पर है जो भारतीय सैनिकों ने रोक लगाई, तो उसके विरोध में है जो 1806 में वेल्लूर तमिलनाडु में जो युद्ध वो होता है आंदोलन। और अंग्रेजों ने इसके बाद में और क्या किया? डाक सेवा अधिनियम 1854 के तहत डाक सेवा अधिनियम पारित किया गया था 1854 के तहत। निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया था दोस्तों। निःशुल्क डाक व्यवस्था उसे समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। और सामाजिक भर्ती अधिनियम 1856 सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा करना अनिवार्य कर दिया था दोस्तों। 1856 के तहत है भारतीय सेवा भर्ती अधिनियम के तहत। अब तात्कालिक कारण क्या है? 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण यही है दोस्तों, गाय और सुअर की चर्बी के विरोध में। क्या? गाय और सुअर की चर्बी के विरोध में बैरकपुर छावनी है ना, बैरकपुर छावनी बंगाल में, बैरकपुर छावनी की 34वीं NI या नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, या मतलब 34वीं NI के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को छावनी में क्या कर दिया था दोस्तों? विद्रोह कर दिया था। छावनी में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। इस 29 मार्च 1857 को छावनी में विद्रोह कर दिया, इसलिए अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी थी दोस्तों। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी दोस्तों। एक बार और देख लीजिए, गाय और सुअर की चर्बी के विरोध में, गाय और सुअर की चर्बी के विरोध में बैरकपुर छावनी की 34वीं NI के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को छावनी में विद्रोह कर दिया, इसीलिए अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों फांसी दे दी गई थी। अब फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। इसके विरोध में क्या होता है? इसके विरोध में भारत के सभी पदस्थ या मतलब उच्च पद के शासकों ने दिल्ली पहुंचकर भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति करने का निश्चित है ना, क्रांति करने का, दिल्ली पहुंचकर क्रांति करने का क्या किया था दोस्तों? निश्चय किया था। जो भारत के अच्छे पद पर शासक थे ना, वो सभी मिलकर दिल्ली पहुंचे थे दोस्तों। सभी मिलकर दिल्ली पहुंचे और उसका नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। और वहाँ जाकर सब ने क्रांति करने का निश्चय किया था दोस्तों, भाई क्रांति होनी चाहिए। अब बहादुर शाह जफर आना, इसके बारे में देख लीजिए। बहादुर शाह जफर 1837 में मुगल बादशाह बनता है। बहादुर शाह जफर 1837 में मुगल बादशाह बनता है और 1862 में इसकी मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? रंगून में हो जाती है। इसके बारे में कहा जाता है, बहादुर शाह के बारे में कहा जाता है, जफर इतना बदनसीब था। जफर क्या था? इतना बदनसीब था कि इसे भारत में दफन होने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिली। बहादुर शाह जफर सेकंड था ना, उसके बारे में कहा जाता है कि जफर इतना बदनसीब था कि इसे भारत में दफन होने के लिए 2 गज जमीन नहीं मिली थी दोस्तों। तो इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? रंगून में होती है। इस वजह से कहा जाता है बहादुर शाह जफर के बारे में। 3 मुगल बादशाह, एक थोड़ा सा एक फैक्ट है, इसको और देख लीजिए। 3 मुगल बादशाह जिन्हें भारत से बाहर दफनाया गया था। एक तो जाएगा अकबर को काबुल में, जहांगीर को लाहौर में, इसमें लाहौर है, जहांगीर को लाहौर में और बहादुर शाह जफर को रंगून में। ये अच्छी चीज़ है। आगे देखते हैं। अब देखिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का PM कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का PM था पार्मिस्टन। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का PM कौन था? पार्मिस्टन था दोस्तों। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल GG कौन था? लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का AGG या मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था दोस्तों। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। अब भारत में
ठीक है, ये तो 1857 क्रांति के समय हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। परंतु राजस्थान में एजीजी का पद है जो 1832 में सृजित किया गया था। सृजित या मतलब शुरू किया गया था 1832 में एजीजी का पद। और पहला एजे कौन था? मिस्टर लॉकेट था दोस्तों, मिस्टर लॉकेट भारत का एजीजी। अब भारत में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहाँ पर होती है? 10 मई 1857 को कहाँ पर होती है? मेरठ। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है दोस्तों। 10 मई 1857 को कहाँ पर होती है? मेरठ में होती है। और कौन सी एजे एनआई करती है? 20वीं एनआई के द्वारा की जाती है मेरठ में एजे, 20वीं एनआई के द्वारा, ये देखिए। इसके बाद में राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहाँ पर होती है? 28 मई नसीराबाद। कहाँ पर होती है? नसीराबाद में। कौन सी एनआई के द्वारा? 15वीं एनआई के द्वारा की जाती है दोस्तों राजस्थान में एजे। 28 मई 1857 को नसीराबाद में 15वीं एनआई ने की थी दोस्तों एजे क्रांति एजे राजस्थान में सर्वप्रथम। अब राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। कितनी की टोटल छावनियाँ? 6 छावनियाँ थी राजस्थान में। एक हो जाएगी नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। अब देख लीजिए एक एक के बारे में, और यही पढ़नी है मुझे। 6 नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। अब नसीराबाद है ना, ये अजमेर में पड़ती है। नीमच है जो कहाँ पर पड़ती है? एमपी में। देवली टोंक में। देवली कहाँ पर? टोंक में। एरनपुरा पाली में। ब्यावर अजमेर में। और खैरवाड़ा उदयपुर में। अब देख लीजिए नसीराबाद छावनी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अंतर्गत थी। नीमच कोटा कंटीजेंट के। देवली कोटा कंटीजेंट। एरनपुरा जोधपुर लीजियन के तहत थी एरनपुरा छावनी, है ना, जोधपुर लीजियन के तहत। सर्वाधिक विद्रोह कहाँ पर होते हैं? इसी में होते हैं, एरनपुरा छावनी में। ब्यावर अजमेर में मेरवाड़ बटालियन के तहत थी, मेरवाड़ बटालियन के तहत ब्यावर। खैरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भीलकोर के तहत थी। ये बातों को देख लीजिए। ये नसीराबाद छावनी है ना, इसमें सर्वप्रथम एजे विद्रोह कहाँ पर होता है? नसीराबाद छावनी में होता है। नीमच मेवाड़ पर एजे नियंत्रण करने के लिए एजे किसको किया गया था? नीमच को। नीमच वैसे एमपी में है, परंतु एजे मेवाड़ को नियंत्रित करने के लिए नीमच में एजे छावनी हुई थी। देवली में एजे सबसे छोटी एजे छावनी कौन सी थी? देवली थी दोस्तों, टोंक में देवली। एरनपुरा छावनी कहाँ पर है? पाली में। एरनपुरा है। सर्वाधिक विद्रोह कहाँ पर होते हैं? इसी में होते हैं, एरनपुरा छावनी में। ब्यावर और खैरवाड़ा, यहाँ पर कोई भी विद्रोह नहीं होता है दोस्तों, ये भाग नहीं लेते हैं विद्रोह में, ब्यावर और खैरवाड़ा में। अब राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति की थी। कौन कौन सी जगह, कौन कौन से? पीए यहाँ मतलब पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर में कौन था? लॉर्ड ईडन। कौन था जयपुर में? लॉर्ड ईडन। जयपुर में कौन था? लॉर्ड ईडन था दोस्तों। मेवाड़ में कौन था? सोवर्स था, मेजर सोवर्स। मारवाड़ में मैकमोसन। मारवाड़ में कौन था? मैकमोसन। कोटा में कौन था? बर्टन। कोटा कौन था? बर्टन था। और भरतपुर का मॉरिसन। भरतपुर का कौन था दोस्तों? मॉरिसन था। और सिरोही का कौन था? जेडी हॉल। सिरोही का कौन था दोस्तों? पीए जेडी हॉल। अब मैं एक बार और देखता हूँ। जयपुर का एजे ईडन था और राजा कौन था? राम सिंह सेकंड था दोस्तों। जयपुर कौन था? जयपुर का ईडन था और राजा था राम सिंह सेकंड। मेवाड़ का सोवर्स था और राजा था स्वरूप सिंह। मारवाड़ का कौन था? मैकमोसन था, राजा था तख्त सिंह। राजा कौन था? तख्त सिंह था दोस्तों, मारवाड़ का राजा तख्त सिंह। कोटा का पीए बर्टन था, जबकि राजा कौन था? राम सिंह सेकंड था। भरतपुर का मॉरिसन था और राजा जसवंत सिंह था। सिरोही का जेडी हॉल था और राजा कौन था? शिव सिंह था। अब दोस्तों जयपुर और कोटा एक ऐसी रियासत थी जिनके राजा है राम सिंह सेकंड थे। इनके राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड। जयपुर और कोटा के ये अलग अलग थे दोस्तों, परंतु नाम एक ही है, राम सिंह सेकंड। ठीक है, ये हो गई। अब मैं आगे देखता हूँ दोस्तों। अब 1857 क्रांति की निश्चित तिथि क्या थी? 31 मई 1857 को ये निश्चित तिथि थी 1857 क्रांति, परंतु इससे पहले ही हो जाती है 1857 क्रांति। पर ये निश्चित तिथि थी भाई, इस तिथि को ऐसे यहाँ पर क्रांति की जाएगी। और 1857 क्रांति का प्रतीक कमल व रोटी थी दोस्तों, कमल व रोटी थी। अब देखता हूँ मैं छावनियों को, एक एक छावनियों को देखता हूँ और 1857 क्रांति ऐसे ही चलेगी। फिर
1857 क्रांति में है जो नसीराबाद छावनी है जो कब शुरू होती है? 28 मई 1857। 28 मई 1857 को होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से ही होती है दोस्तों, नसीराबाद छावनी से। अजमेर में अंग्रेजों का है जो खजाना व गोला बारूद था दोस्तों। नसीराबाद छावनी है ना, ये अजमेर में ही पड़ती है, अजमेर के एरिया में। तो ये अजमेर में है जो क्या था? अंग्रेजों का खजाना व गोला बारूद था दोस्तों। अब अजमेर में तैनात, अजमेर में जो 15वीं NI नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया था। अजमेर में है जो तैनात 15वीं NI को है जो कहाँ पर भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। और नसीराबाद में 30वीं NI और है जो पहली बम्बई लाइन्स पहले से ही मौजूद थी। 30वीं और पहली बम्बई लाइन्स है जो पहले से ही कहाँ थी? मौजूद थी नसीराबाद छावनी में। अब 15वीं NI के हथियार जब्त कर लिए गए थे दोस्तों, और इन्हें तोपें तान दी गई थी। किस पर? 15वीं NI पर है, हथियार जब्त कर लिए और इन पर तोपें तान दी। अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड ने संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रिचार्ड। प्रिचार्ड ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया था दोस्तों, प्रिचार्ड ने जी। इसके बाद अजय बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, नसीराबाद छावनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में अजय यहाँ पर क्रांति हो जाती है दोस्तों। प्रिचार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अजय है ना बख्तावर सिंह के नेतृत्व में अजय नसीराबाद में क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। ठीक है, विद्रोह हो गया। तो विद्रोहियों का मतलब हो जाए क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिसवुड, एक तो स्पोर्टिसवुड और न्यूबेरी की हत्या कर दी थी दोस्तों। न्यूबेरी की हत्या कर दी विद्रोहियों ने। क्या? स्पोर्टिसवुड और न्यूबेरी की हत्या कर दी। और कर्नल हार्डी और कर्नल लेक भाग गए थे दोस्तों। कर्नल हार्डी और कर्नल लेक भाग गए थे नसीराबाद से जब ये विद्रोह हो रहा था। कर्नल हार्डी और कर्नल लेक भाग गए थे, और कर्नल पेनी को अटैक आ गया था दोस्तों। अजय कर्नल पेनी को क्या आ गया था? अटैक आ गया। तो इसकी भी अजय क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कर्नल पेनी को अटैक आ जाता है ना। कर्नल हार्डी और कर्नल लेक तो भाग गए थे, और कर्नल अजय पेनी अजय को अटैक आ गया। विद्रोहियों ने छावनी को लूट लिया और धन को वेतन के अनुपात में बांट लिया था दोस्तों। विद्रोहियों ने अजय छावनी को लूटा, नसीराबाद छावनी को लूटा और अजय धन के अनुपात में बांट लिया था दोस्तों। इसके बाद यहाँ के क्रांतिकारियों ने दिल्ली की ओर कूच किया। नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारियों ने कहाँ का किया? दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली जाते हुए विद्रोहियों को रोकने का असफल प्रयास किसने किया था? वाल्टर और हिथकोट ने। ये भी अंग्रेज थे, वाल्टर और हिथकोट ने। अजय नसीराबाद छावनी से जैसे ही विद्रोहियों ने अजय लूटपाट करके ये वो यहाँ से धन को अजय वेतन के अनुपात में बांटकर अजय दिल्ली की ओर अजय कूच कर रहे थे। दिल्ली जाते हुए विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किसने किया था? वाल्टर और हिथकोट ने, परंतु ये असफल रहे थे दोस्तों। वाल्टर और हिथकोट क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। और विद्रोहियों ने 18 जून को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजी सेना को हराया था दोस्तों। नसीराबाद छावनी के जो विद्रोही गए थे ना यहाँ से, विद्रोही का मतलब क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारियों ने 18 जून को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजी सेना को क्या किया था दोस्तों? हरा दिया गया था। ये नसीराबाद छावनी थी दोस्तों। अब देखता हूँ मैं भरतपुर में क्रांति हुई थी ना, 31 मई 1857 को होती है। क्या कब होती है? 31 मई 1857 को होती है। यहाँ पर क्रांति निश्चित समय पर हुई थी। क्यों? 31 मई को एज क्रांति का समय बताया गया था, उसी समय पर एज भरतपुर में क्रांति होती है। भरतपुर में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गुर्जर और मेयो ने किया था। गुर्जर और मेयो ने जो भरतपुर क्रांति का नेतृत्व किया था। पीए कौन था भरतपुर का? एज मॉरिसन था। शासक कौन था? जसवंत सिंह था। पीए एज मॉरिसस, शासक एज जसवंत सिंह। ठीक है। भारत के भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने मॉरिसन को भरतपुर से भाग जाने की सलाह दी थी दोस्तों। भारत के महाराजा थे ना जसवंत सिंह ने मॉरिसन है ना, उसे भाग जाने की सलाह दी थी भरतपुर से। ये थी भरतपुर में ऐसा कुछ खास होता नहीं है। फिर नीमच की छावनी अब होती है। नीमच की छावनी 3 जून 1857 को होती है। 3 जून 1857 को कौन सी होती है? नीमच की छावनी होती है। अब देखिए 3 जून को होती है ना, तो 2 जून को अजय कर्नल अबॉट ने भारतीय सैनिकों को गंगा और कुरान की अजय शपथ दिलाकर ब्रिटेन शासक के प्रति अजय वफादार बनने को अजय रहने को कहा था। किसने? कर्नल अबॉट ने 2 जून को।
कहने का मतलब ये कर्नल अबॉट है ना, इसने एजे गंगा और कुरान की एजे शपथ और कस्में दिलाने लग गया था दोस्तों, और कहा कि तुम एजे ब्रिटेन शासन के प्रति वफादार रहो। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने, कौन दोस्तों, मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। इसका मतलब सौगंध खाने से मना कर दिया गया था मोहम्मद अली बेग ने। और नीमच की छावनी है ना, नीमच की छावनी का एजे नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया था दोस्तों। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया था नीमच की छावनी का नेतृत्व। इसके बाद में देखिए 3 जून को रात 11 बजे हीरा सिंह के नेतृत्व में, कब? रात 11 बजे नीमच की छावनी में क्या होता है? 3 जून को रात 11 बजे हीरा सिंह के नेतृत्व में, किसके? हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया था दोस्तों रात में 11 बजे। और यहाँ के विद्रोहियों ने, या मतलब क्रांतिकारियों ने 40 अंग्रेज अधिकारियों और परिवारों को बंदी बना लिया था। 40 अंग्रेज अधिकारियों और परिवारों को क्या बना लिया था दोस्तों? क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया। और सायपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का ये सहयोग किया था दोस्तों। सायपुरा का राजा था उस टाइम अजय लक्ष्मण सिंह, उसने क्या किया था? विद्रोहियों का सहयोग किया था दोस्तों, सायपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने। और निमेड़ा में विद्रोहियों का एजे जन स्वागत किया गया था दोस्तों। एजे निमेड़ा में क्या किया गया था? विद्रोहियों का जन स्वागत। क्यों हो रहा है जन स्वागत? 40 अंग्रेज अधिकारियों और उसके परिवार को एजे बंदी बना लिया, इसलिए एजे सायपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का सहयोग किया था। एक मतलब क्रांतिकारियों को इन्होंने भी सहयोग किया सायपुरा के राजा ने। और निमेड़ा में विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था दोस्तों। क्या किया गया? जन स्वागत किया गया। और विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों को डुगला गांव में, कौन सा गांव में? डुगला गांव में विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों को डुगला गांव में रूगाराम किसान के यहाँ रखा। कहाँ पर? रूगाराम किसान के यहाँ पर रखे थे अंग्रेज अधिकारियों को। लेकिन मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह और मेजर एजे सोवर्स ने इन्हें छुड़ाकर पिछोला झील में स्थित जगमंदिर महलों में एजे, मेवाड़ के महाराजा था स्वरूप सिंह और मेजर सोवर्स ने इन्हें छुड़ाकर पिछोला झील में स्थित एजे जगमंदिर महलों में गोकुल चंद मेहता की देखरेख में रखा था दोस्तों। गोकुल चंद मेहता की देखरेख में रखा था दोस्तों। ठीक है। विद्रोही ने, इसको देख लीजिए, विद्रोही ने अंग्रेज अधिकारियों को डूंगला गांव में एजे रोंगा गांव किसान के यहाँ पर रखा। लेकिन मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह और मेजर एजे सोवर्स ने इन्हें छुड़ाकर पिछोला झील में स्थित जगमंदिर महलों में और गोकुल चंद्र मेहता की देखरेख में रखा था दोस्तों। अब थोड़ा सा ये और होता है, इसको और देख लीजिए आप। ये मेवाड़ की सेना में अफवाह, मेवाड़ की सेना में उस टाइम एजे अफवाह फैली थी दोस्तों। इस अफवाह को देख लीजिए। मेवाड़ की सेना में ये अफवाह फैल गई कि सैनिकों में जिस आटे की रोटी खिलाई जा रही है, मेवाड़ की सेना में अफवाह फैली थी कि सैनिक जिस आटे की रोटी खा रहे हैं उसमें एजे हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? हड्डियों का चूरा मिला है। इस अफवाह को दूर करने के लिए मेवाड़ का सेना अध्यक्ष कौन था? अर्जुन सिंह साहिवाल। अर्जुन सिंह साहिवाल था दोस्तों। कौन था? अर्जुन सिंह साहिवाल ने इस आटे की बनी रोटी खाई और मेवाड़ में फैली अफवाह को ऐसे ख़त्म किया, अर्जुन सिंह साहिवाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यही अफवाह थी कि मेवाड़ की सेना जो जिस आटे की रोटी खा रही है ना उसमें ऐसे हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। और इस अफवाह का ऐसे पता है मेवाड़ के सेना अध्यक्ष है अर्जुन सिंह साहिवाल को पता चलता है और उसने ऐसे वहाँ पर बैठकर वो रोटी खाकर अजय इस अफवाह को क्या किया था? ख़त्म किया था दोस्तों। अब देखता हूँ मैं एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी ये सबसे अच्छा है, देखिए इसको। एरनपुरा छावनी 21 अगस्त को और 1857 में होती है। 21 अगस्त को होती है। यहाँ पर ऐसे सर्वाधिक विद्रोह कहाँ पर होते हैं? एरनपुरा छावनी में होते हैं दोस्तों। यहाँ जोधपुर लीजियन की नियुक्ति की गई थी दोस्तों। जोधपुर लीजियन की नियुक्ति की गई थी एरनपुरा छावनी में। इसकी स्थापना 1835 में होती है। और क्यों होती है? मारवाड़ की सेना को अयोग्य बताते हुए की गई थी इसकी एजे नियुक्ति एजे एरनपुर है जोधपुर लीजियन की। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एरनपुरा में है। और पूर्वीय सैनिक है 90 थे इसमें। पूर्वीय सैनिक कितने थे दोस्तों? जोधपुर लीजियन में 90 थे। और जोधपुर लीजियन को रोबा के जमींदार के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। जोधपुर लीजियन है ना, इसको रोबा के जमींदार के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था दोस्तों जोधपुर लीजियन को। और यहाँ पर है जी 21 अगस्त 1857 को क्रांति हो जाती है। 21 अगस्त 1857 क्रांति हो जाती है एरनपुरा छावनी में, विद्रोह हो जाता है। ठीक है। विद्रोहियों ने जेडी हॉल के भवन पर हमला किया था। विद्रोहियों मतलब क्रांतिकारियों ने जेडी हॉल के भवन पर क्या किया? हमला किया। लेकिन यह भाग गया था जेडी हॉल। और पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर के घायल कर दिया था दोस्तों।
विद्रोहियों ने जेडी हॉल के भवन पर हमला किया पहली बात तो। फिर इसके बाद में पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था ना अलेक्जेंडर, उसको घायल कर दिया। और जोधपुर लीजियन के विद्रोहियों ने वापिस एरनपुरा आए। क्या हुआ था, जोधपुर लीजियन के विद्रोही वापिस है जो कहाँ पर आते हैं, वापिस है जो एरनपुरा आए और अन्य सैनिकों के साथ ये दिल्ली की ओर कूच किया था इन्होंने। जेडी हॉल के भवन को हमला करके और अलेक्जेंडर को है घायल करके जोधपुर लीजियन के विद्रोही वापिस है एरनपुरा आए और अन्य सैनिकों का साथ लेकर दिल्ली की ओर कूच कर गए। फिर ऐसे नारा देते हैं, एरनपुरा छावनी वाले नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को। कौन सा नारा दिया था इन्होंने, चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को। चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था, शिवनाथ सिंह ने दिया था दोस्तों, शिवनाथ सिंह ने। अब एरनपुरा छावनी का नेतृत्व किसने किया था, इसको देखिए। मोती खां एरनपुरा छावनी का नेतृत्व करने वाला था एक तो मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद। मोती खां, तिलकराम और शीतल प्रसाद था एरनपुरा छावनी का नेतृत्व करने वाला। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता है विद्रोहियों ने दिल्ली जाते समय खैरवा स्थान पड़ता है पाली में, खैरवा नामक स्थान पर है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात की थी दोस्तों। विद्रोहियों ने दिल्ली जाते समय खैरवा पाली नामक स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात करते हैं और उन्हें अपना ऐसे नेतृत्व सौंप दिया जाता है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। अब मैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में देख लेता हूँ थोड़ा सा। आहुआ की क्रांति है ना, यहाँ के आहुआ क्रांति के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है जी सुगाली माता के अजय पुजारी थे। सुगाली माता के क्या थे, पुजारी थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये अच्छा क्वेश्चन है। सुगाली माता के पुजारी कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे। अब सुगाली माता है ना, इसके अजय 54 हाथ और 10 सिर थे दोस्तों। 54 तो हाथ थे और 10 सिर थे सुगाली माता के। अब सुगाली माता को क्रांति की देवी कहा जाता है, क्रांति की क्या कहा जाता है, देवी कहा जाता है किसको, सुगाली माता को। और इसका पुजारी कौन था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था दोस्तों। इसकी मूर्ति, सुगाली माता की मूर्ति की बात करें तो पाली की वागड़ संग्रहालय में स्थित है दोस्तों। पाली के वागड़ संग्रहालय में स्थित है दोस्तों। किसकी, सुगाली माता की। ये क्रांति की देवी कहते हैं इसे। अब मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने बिथोड़ा के सामंत कांजी को नियुक्त किया था। मारवाड़ का शासक था ना तख्त सिंह, उसने जो बिथोड़ा के सामंत कांजी को नियुक्त किया था और इससे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत नाराज हो गया और कांजी की अजय हत्या किसने की थी, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कर दी थी दोस्तों। क्योंकि मारवाड़ के शासक अजय तख्त सिंह ने बिथोड़ा के सामंत कांजी को अजय नियुक्त कर दिया था। इस बात से अजय ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत नाराज हो जाता है और कांजी की हत्या कर देता है दोस्तों। अब इसके बाद में क्या होता है ये देखते हैं। वो युद्ध होते हैं 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है। बिथोड़ा का युद्ध है जी, क्या होता है, बिथोड़ा का युद्ध होता है। एक तरफ था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का ऐसे साथ कौन दे रही थी, एरनपुरा छावनी दे रही थी और अन्य सामंत दे रहे थे। ठीक थे, एक तरफ था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और उसका साथ दे रही थी एरनपुरा छावनी और अन्य सामंत दे रहे थे। दूसरी तरफ कौन था, अंग्रेज हितकोट था दोस्तों। अंग्रेज हितकोट था, कुशल राज अजय सिंह भी था। अंग्रेज हितकोट था, कुशल राज सिंह भी था दोस्तों। और एक कौन था, ओनाड सिंह था दोस्तों। ओनाड सिंह अजय मारा गया था दोस्तों इसमें बिथोड़ा का युद्ध में। 8 सितंबर 1857 को जो बिथोड़ा का युद्ध होता है ना, इसमें ओनाड सिंह अजय क्या हो गया, मारा गया था दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस सेना लेकर पहुंचा था दोस्तों। एजीजी राजस्थान का जो एजीजी है ना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो सेना लेकर पहुंच जाता है। फिर 18 सितंबर 1857 को चैलावास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, चैलावास या काला गोरा का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। अब ये किस किस के बीच में होता है, एजीजी वर्सेस ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बीच में तो होगा ये। अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वर्सेस है जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यही तो था राजस्थान का एजीजी प्लस है जी मैकमोसन। अब इस युद्ध में क्या होता है, मैकमोसन है ना, ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का साथ तो दे रहा था, परंतु एजे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। और इस युद्ध में विजय हुआ था ना, तब एजे इसने क्या किया, मैकमोसन के एजे गर्दन को काटकर आहुआ के एजे किले पर टांग दिया था दोस्तों। आहुआ के किले पर एजे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मैकमोसन के गर्दन को काटकर किले पर टांग दिया था, आहुआ के किले पर। अब देखिए इसके बाद में एजे क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग ने मैकमोसन की हत्या का दोषी
लॉर्ड कैनिंग है ना, ये लॉर्ड कैनिंग ने मैक मॉसन की हत्या का दोषी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की नीतियों को बताया, माना था दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ने मैक मॉसन की हत्या का दोषी है जो क्या, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी की नीतियों को माना था दोस्तों। और इस विद्रोह का दमन करने के लिए जनरल होम्स को भेजा था दोस्तों। इस विद्रोह का दमन करने के लिए किसे भेजा, जनरल होम्स को भेजा था दोस्तों। अब आउवा का युद्ध हो जाता है दोस्तों। आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को होता है। फिर आउवा का युद्ध, जनरल होम्स आ गया दोस्तों। अब देखिए ठाकुर कुशाल सिंह का भाई था पृथ्वी सिंह लांबिया था दोस्तों। ऐसे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का भाई था पृथ्वी सिंह लांबिया। वर्सेज एक तरफ कौन था, जनरल होम्स था। और जनरल होम्स का साथ दे रहा था हंसराज जोशी। कौन दे रहा था, हंसराज जोशी दे रहा था दोस्तों। ये हंसराज जोशी कहाँ का था, मारवाड़ का था। अब क्या होता है इसमें, जो अंग्रेज अधिकारी है ना ये जीत जाते हैं, जनरल होम्स और हंसराज जोशी जीत जाते हैं। तो जनरल होम्स ने क्या किया, सुगाली माता की मूर्ति को यहाँ से ले गया था दोस्तों, ये ले गया। अब इसके बाद में देखते हैं हमें फैक्ट। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से भागकर है जी सलुम्बर यानी केसरी सिंह के यहाँ पर, सलुम्बर केसरी सिंह के यहाँ पर और कोठारिया जोश सिंह के यहाँ पर है शरण ली थी। पहले सलुम्बर केसरी सिंह के वहाँ पर गया था, फिर जिसके बाद में कोठारिया जोध सिंह के यहाँ पर क्या ली थी, शरण ली थी कुशाल सिंह चंपावत ने। फिर इसने ऐसे कुशाल सिंह चंपावत ऐसे भटकता रहा, इसने फिर आत्मसमर्पण कर दिया था दोस्तों। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। 8 अगस्त 1860 को नीमच में क्या कर दिया, कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी जांच के लिए फिर आत्मसमर्पण किया तो अजय कुशाल सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष नहीं हूँ, मेरी जांच करवा लो। फिर इसकी जांच के लिए मेजर ट्रेलर आयोग का गठन किया गया था अंग्रेजों की ओर से। जांच के लिए मेजर ट्रेलर आयोग को बनाया गया, जिसमें यह निर्दोष साबित हो गया कौन, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और 10 नवंबर 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को छोड़ दिया गया था दोस्तों। छोड़ दिया गया क्योंकि मेजर टेलर आयोग ने एजे जांच की, इसमें एजे निर्दोष एजे साबित हुआ। इस वजह से 10 नवंबर 1860 को एजे छोड़ दिया गया था कुशाल सिंह चंपावत को। इन्होंने अंतिम समय एजे उदयपुर में बिताया था दोस्तों, एजे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। और यहीं पर, यहाँ का मतलब उदयपुर में एजे 1864 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की दोस्तों। अब मृत्यु हो जाएगी तो इसके पुत्र देव सिंह ने पुनः एजे आउवा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। किसने, देव सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह का पुत्र था देव सिंह ने जब पुनः आउवा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। अब आउवा की क्रांति के 2 प्रमुख केंद्र थे, एक तो गुहाली माता का मंदिर था दोस्तों, गुहाली माता का मंदिर, और एक कामेश्वर महादेव मंदिर था दोस्तों। गुहाली माता का मंदिर और एक कामेश्वर महादेव मंदिर था। अब कोटा की क्रांति होती है ना, उसको देखते हैं। कोटा की क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को होती है। कब होती है, 15 अक्टूबर 1857 को होती है दोस्तों। कोटा की क्रांति को जन विद्रोह कहा जाता है। कोटा क्रांति क्या कहा जाता है दोस्तों, जन विद्रोह कहा जाता है। 15 अक्टूबर 1857 को होती है कोटा क्रांति को जन विद्रोह कहते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया था, लाला जयदयाल था एक तो नेतृत्वकर्ता, और एक था मेहराब खां। लाला जयदयाल और एक मेहराब खां। लाला जयदयाल पेशे से वकील था और मथुरा का रहने वाला था, और मेहराब खां जी रसीलदार था और करौली का था मेहराब खां। ठीक है। कोटा के महाराजा कौन थे, राम सिंह सेकंड थे। जयपुर के भी राम सिंह सेकंड थे और कोटा के भी अजय कौन थे, राम सिंह सेकंड थे। अब देखिए इसमें क्या होता है। 14 अक्टूबर 1857 को मेजर बटन ने राम सिंह सेकंड को कहा कि विद्रोहियों को यदि गिरफ्तार करने को कहा। मेजर बटन है ना ये, इसने राम सिंह सेकंड से कहा कि ये विद्रोही है ना 1857 के क्रांति के जो विद्रोही हैं, इनको गिरफ्तार करने को कहा। किस को कहा, लाला हरदयाल को कहा था, मेहराब खां को कहा था, जयालाल को और रतनलाल को। लाला जयदयाल, मेहराब खां, जयालाल और रतन को कहा था गिरफ्तार करने के लिए। इसकी सूचना है जी। इसके बाद में क्या होता है, 14 अक्टूबर कहा था, इसके बाद में होता है 15 अक्टूबर को विद्रोहियों ने यानी क्रांतिकारियों ने मेजर बटन की एज गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था दोस्तों। क्या किया था, 15 अक्टूबर को विद्रोहियों ने मेजर बटन है ना, ये मेजर बटन, इसकी गर्दन को काटकर पूरे एज कोटा शहर में घुमाया था बटन को। मेजर बटन के 2 पुत्र भी थे, फ्रैक और ऑर्थर तथा 2 डॉक्टर सैंडलर तथा सेविल क्वांटम को भी मार दिया था दोस्तों एजे कोटा के एजे क्रांतिकारियों ने।
कोटा क्रांतिकारियों ने मेजर बटन की गर्दन काटकर कोटा शहर में घुमा दिया। और इसके 2 पुत्र थे, फ्रैंक और ओथलर। फ्रैंक और ओथलर को भी मार दिया था। और 2 डॉक्टर है सैडलर और सेविल कॉन्टम, इनको भी अजय क्या किया, मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों अजय। विद्रोहियों ने राम सिंह सेकंड के दूत अजय देवीलाल को भी अजय मार दिया था। विद्रोहियों ने क्या किया, इसने कुछ किया होगा छलकपट, इस वजह से राम सिंह सेकंड के दूत है ना देवीलाल को भी अजय मार दिया था दोस्तों। और विद्रोहियों ने राम सिंह सेकंड को भी महल में अजय नज़रबंद कर दिया था दोस्तों विद्रोहियों ने। और इसकी तोपों पर अजय कब्जा कर लिया था विद्रोहियों ने। कोटा के विद्रोहियों ने या क्रांतिकारियों ने अजय राम सिंह सेकंड को भी अजय महल में बंदी करके इसकी अजय तोपों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था दोस्तों। अब मथुराधीश मंदिर के अजय महंत थे, मथुराधीश मंदिर के महंत थे महंत का नाम क्या था, कन्हैयालाल गोस्वामी ने अजय राम सिंह सेकंड और विद्रोहियों में अजय समझौता करवा दिया जाता है दोस्तों। मथुराधीश मंदिर के महंत था, कौन था, कन्हैयालाल गोस्वामी ने राम सिंह सेकंड और विद्रोही मतलब क्रांतिकारियों के बीच क्या करवा देता है, समझौता करवा देता है। लेकिन विद्रोहियों ने बलपूर्वक राम सिंह सेकंड से 9 शर्तों पर अजय हस्ताक्षर करवाए थे दोस्तों। समझौता तो करवा देते हैं, परंतु जो क्रांतिकारी थे ना कोटा के, उन्होंने अजय राम सिंह सेकंड से अजय 9 शर्तों पर जबरदस्ती अजय हस्ताक्षर करवा लिए थे दोस्तों। जबरदस्ती क्या करवा लिया, हस्ताक्षर करवा लिए। तब जॉर्ज रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना कोटा पहुंची थी दोस्तों अंग्रेजों की। जॉर्ज रॉबर्ट्स के नेतृत्व में, किसके, जॉर्ज रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना अजय कोटा पहुंचती है, जिसका साथ अजय करौली का अजय मदन पाल ने भी दिया था दोस्तों अजय। ठीक है, जॉर्ज रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अजय एक विशाल सेना कोटा पहुंचती है और जिसका अजय साथ कौन दे रहा है, करौली का मदन पाल भी दे रहा है दोस्तों। कौन दे रहा है, करौली का मदन पाल। अब देखिए क्या होता है, इन्होंने 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया था। जॉर्ज जो सेना मदन पाल ने साथ दिया था ना कोटा में, उन्होंने क्या है 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। और नेतृत्व करने वाले को अजय मृत्युदंड दे दिया था। जो नेतृत्व कर रहे थे ना कोटा शहर में, उनको क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। और अंग्रेजों ने मदन पाल को JCI की उपाधि दी थी दोस्तों अजय। करौली का मदन पाल था, इसे अजय JCI की उपाधि दी थी। और तोपों की सलामी की संख्या अजय बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 17 कर दी थी दोस्तों अजय। और राम सिंह की तोपों की संख्या घटाकर 15 से 11 कर दी थी। राम सिंह अजय कोटा का अजय कौन था, राजा था, इसकी संख्या घटाकर अजय 15 से क्या कर दी, 11 कर दी थी। और JCI की उपाधि मदन पाल को दी थी, करौली का शासक था, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया इस वजह से। नोट, राजकीय सेना की टुकड़ी अजय नारायण पलटन और भवानी पलटन ने भी विद्रोहियों का साथ दिया था। राज्य की सेना की टुकड़ी थी एक तो नारायण पलटन और भवानी पलटन। राज्य की सेना की टुकड़ी में अजय नारायण पलटन और भवानी पलटन ने अजय किसका साथ दिया था, विद्रोहियों का साथ दिया था दोस्तों। भवरगढ़ के सेठों ने कोटा के विद्रोहियों का सहयोग किया था दोस्तों। भवरगढ़ के सेठों ने किसका किया, कोटा के क्रांतिकारियों का सहयोग किया था दोस्तों। और कोटा की क्रांति राजस्थान की सबसे सफल, सुनिश्चित और सर्वाधिक समय तक चलने वाली क्रांति थी। 6 महीने तक चली थी दोस्तों ये क्रांति। इसीलिए कहा जाता है कोटा की क्रांति राजस्थान की सबसे सफल, सुनिश्चित और सर्वाधिक समय तक चलने वाली क्रांति थी। अब मैं धौलपुर की क्रांति देखता हूँ। धौलपुर की क्रांति 27 अक्टूबर 1857 को होती है। धौलपुर की क्रांति कब होती है, 27 अक्टूबर 1857 को होती है। शासक कौन था, जसवंत सिंह था दोस्तों। धौलपुर की क्रांति का शासक जसवंत सिंह। और नेतृत्व किसने किया था, देवा गुजर ने किया था दोस्तों। देवा गुजर ने नेतृत्व करते हैं धौलपुर की क्रांति का। और यहाँ बाहर के विद्रोही धौलपुर में यहाँ अजय क्या, बाहर के विद्रोहियों ने ग्वालियर जैसे इंदौर ने विद्रोह किया था दोस्तों, जिनका नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। कोटा धौलपुर में अजय बाहर के विद्रोहियों ने जैसे ग्वालियर के और इंदौर के विद्रोहियों ने अजय क्या किया था, विद्रोह किया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था, रामचंद्र और हीरालाल ने किया था दोस्तों। और यहाँ के विद्रोहियों को बाहर की सेना, यहाँ का मतलब पटियाला की सेना ने दबाया था दोस्तों। यहाँ के विद्रोहियों को बाहर की सेना यानी पटियाला की सेना ने दबाया था दोस्तों। अब टोंक या देवली की क्रांति में क्या होता है, ये जून 1857 को होती है। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, बताते हैं अलग अलग बुक में। जून 1857 को होती है। यहाँ पर कोटा कंटीजेंट के सैनिक थे। टोंक में जो कहाँ के थे, कोटा कंटीजेंट के क्या थे, सैनिक थे दोस्तों जो टोंक में। ठीक है, कोटा कंटीजेंट के क्या थे, सैनिक थे दोस्तों। कोटा कंटीजेंट के सैनिक थे। इन्होंने विद्रोह
से पहले मथुरा भेज दिया गया था। कोटा कंटिजेंट के सैनिक थे ना, यहाँ पर विद्रोह हो रहा था, उससे पहले ही कहाँ भेज दिया था, इन्हें मथुरा भेज दिया और इन्होंने मथुरा में विद्रोह कर दिया था दोस्तों। इन्होंने कहाँ पर, मथुरा में विद्रोह कर दिया। और यहाँ पर विद्रोह है जी किसने किया था, महीदपुर है जी बटालियन ने किया था दोस्तों है जी। कहाँ पर, टोंकिया देवली में, टोंकिया देवली पर है जी विद्रोह है जी किसने किया, महीदपुर बटालियन ने किया था दोस्तों। और टोंक के नवाब है जी वजीरुद्दौला शाह। वजीरुद्दौला शाह ना अंग्रेज के साथ है, अंग्रेजों की क्या कहा जाता है, वजीरुद्दौला शाह को अंग्रेजों की कठपुतली कहा जाता है दोस्तों है जी। टोंक के जो नवाब है ना वजीरुद्दौला साहब, इन्हें अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली कहा जाता है दोस्तों। और टोंक के विद्रोही नवाब की मामा मीर आलम के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों है जी। टोंक में जो विद्रोह हुआ था ना, नवाब के जो मामा थे ना, ये देखिए टोंक में विद्रोह नवाब का मतलब वजीरुद्दौला के मामा था ना, मीर आलम के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। और टोंक की क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छा है, टोंक की क्रांति में किसने, महिलाओं ने भाग लिया। और इस बात की जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक है आजमाइश से मिलती है, आजमाइश से। मोहम्मद मुजीब का नाटक है आजमाइश से है जी। भाई कोटा में नहीं, टोंक में और देवली की क्रांति में जो महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों। अब इसके बाद में आ जाएगा तात्या टोपी को देख लेते हैं। ये मूल थे मराठा सैनिक थे, तात्या टोपी है जो मूल थे मराठा सैनिक था ये, ठीक है। इसका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों। मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपी का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और ये नाना साहब की स्वामी भगत सेवक, नाना साहब के क्या थे, स्वामी भगत सेवक और ग्वालियर के विद्रोही नेता थे ये दोस्तों। ये नाना साहब के अजय स्वामी भगत सेवक और ग्वालियर के अजय कौन थे, विद्रोही नेता थे। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी अजय सहयोग किया था। किसने किया था, तात्या टोपे ने अजय रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया था दोस्तों। और तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम 8 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा में आए थे। तात्या टोपे कहाँ पर आए थे, राजस्थान में 8 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा में आए थे। लेकिन 9 अगस्त को कुहाड़ा का युद्ध होता है। कुहाड़ा के युद्ध में जी रॉबर्टसन ने इन्हें पराजित कर दिया गया था। कुहाड़ा का युद्ध होता है, उसमें है जी रॉबर्टसन ने है किसी तात्या टोपे को पराजित कर दिया। तात्या टोपे ने भागकर कोठारिया के जोध सिंह के यहाँ पर है क्या ली थी दोस्तों, शरण ली थी। कुहाड़ा के युद्ध में है जी रॉबर्ट्स से अंग्रेज अधिकारी था, इन्होंने है पराजित कर दिया तात्या टोपे को 9 अगस्त को। फिर तात्या टोपे यहाँ से भागकर कोठारिया के जोध सिंह के यहाँ पर शरण ली। इसके बाद है श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे दोस्तों तात्या टोपे ने वहाँ पर पहुँचकर, है ना, श्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए। यहाँ से है झालावाड़ पहुँचा था दोस्तों ऐसे तात्या टोपे, और वहाँ जो पृथ्वी सिंह को बंदी बना लिया था दोस्तों। झालावाड़ पहुँचकर क्या किया तात्या टोपे ने, पृथ्वी सिंह को क्या कर लिया, बंदी बना लिया और 5 लाख रुपये ले लिए थे पृथ्वी सिंह से। और फिर वहाँ से भी भाग जाता है, ठीक है। तात्या टोपे झालावाड़ पहुँच जाता है, झालावाड़ पहुँचकर पृथ्वी सिंह को बंदी बनाता है, बंदी बनाकर 5 लाख रुपये लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है तात्या टोपे। दूसरी बार तात्या टोपे 30 दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा पहुँचा। फिर दूसरी बार कहाँ पहुँच जाता है, बांसवाड़ा पहुँच जाता है दोस्तों। पहले वो भैलवाड़ा पहुँचा था, अब क्या पहुँच जाता है, दूसरी बार है जी बांसवाड़ा पहुँच जाता है, जहाँ उन्होंने लक्ष्मण सिंह को हराया था। क्या किया था, लक्ष्मण सिंह को हराया। लेकिन जनरल रॉक ने तात्या टोपे को हराया। तात्या टोपे ने तो लक्ष्मण सिंह को हरा दिया बांसवाड़ा में, लेकिन है जी जनरल रॉक ने तात्या टोपे को हराया और तात्या टोपे यहाँ से भी भाग जाता है। फिर तात्या टोपे को सीकर में है जी, सीकर में, कहाँ पर, सीकर में जनरल ओम्स ने हराया था दोस्तों। तात्या टोपे को किसने, जनरल ओम्स ने हराया। और यहाँ पर है जी क्रांतियों का यहाँ पर है जी क्रांति का अंत माना जाता है दोस्तों। क्रांति का क्या माना जाता है, अंत माना जाता है। तात्या टोपे को सीकर में है जनरल ओम्स ने हराया था और यहाँ पर ये क्रांति का क्या माना जाता है, अंत माना जाता है दोस्तों। अब तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में गए थे दोस्तों। तात्या टोपे है जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में तात्या टोपे गए थे। और तात्या टोपी को उन्हीं के सहयोगी मानसिंह नरूका की सूचना पर नरवल एमपी में जंगलों में गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। तात्या टोपी को उन्हीं के सहयोगी, तात्या टोपी का सहयोगी था मानसिंह नरूका की सूचना पर नरवल एमपी में जंगलों में गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। तात्या टोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी एमपी में तात्या टोपी को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। कब दे दी गई, 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी एमपी में तात्या टोपी को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई थी दोस्तों। इसके बाद में मेजर सावर्स ने कहा था
किसने कहा था? मेजर सावर्स ने कहा था। मेजर सावर्स ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि 73 टोपी को किस अपराध के लिए और किस फांसी की सज़ा दी सुनाई है। मेजर सावर्स ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि 73 टोपी को किस अपराध के लिए और किस फांसी की सज़ा दी गई है उसे। कौन सा तो अपराध किया है उसने और किस बात की उसे फांसी की सज़ा दी गई है, या आगे आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी। ये किसने कहा था? मेजर सावर्स ने कहा था दोस्तों। फिर एक लाइन और है 73 टोपी के लिए, जेठ्यो जेठ्यो गिरो जंग जीतियो, जेठ्यो गिरो जंग जीतियो, खड़गे बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तैत्यो हिंदुस्तान रे हेत। कि हिंदुस्तान के लिए बहुत तगड़ा लड़ा था 73 टोपी, ये बात कह रहा है इसमें। और ये लिखी है शंकरदान है जी सामोरा ने, शंकरदान सामोरा ने लिखी है ये लाइन। फिर अन्य महत्वपूर्ण क्या होता है उनके बारे में देख लेता हूँ मैं। 1857 की क्रांति में है जो अन्य है जी कौन कौन थे महत्वपूर्ण, एक एक के बारे में देता हूँ। अमरचंद है जो भाटिया, अमरचंद भाटिया है जो 1857 की क्रांति में कौन होते हैं? अमरचंद भाटिया होते हैं। ये बीकानेर के निवासी थे अमरचंद भाटिया। ग्वालियर में है जी नगर सेठ की उपाधि किसे दी गई थी? अमरचंद भाटिया को दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? ग्वालियर में, जो नगर सेठ की उपाधि दी थी। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जो आर्थिक रूप से सहयोग किया था दोस्तों, आर्थिक रूप से क्या किया? सहयोग किया। इसलिए इन्हें क्रांति का जो भामाशाह कहा जाता है दोस्तों। क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है दोस्तों। क्रांति का भामाशाह कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग किया था इसलिए। और इन्हें जगत सेठ की उपाधि भी दी गई थी। और इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल पांडे पहले मृत्यु होती है, इसीलिए अमरचंद भाटिया की पहले फांसी दी जाती है। इन्हें भी है जी कहाँ पर? ग्वालियर में दी गई थी दोस्तों है जी। इसीलिए राजस्थान का क्या कहते हैं? मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद भाटिया को। ठीक है, इसे भामाशाह भी कहते हैं। नगर सेठ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा सूर्यमल मिश्रण। ये राजस्थान के राज्य कवि थे दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण है, राजस्थान के कौन थे? राज्य कवि थे। इन्होंने 1857 क्रांति के दौरान रणभूमि में जाकर तलवारों की घनघनाहट या झंझनाहट के बीच है जी कविताएं लिखते थे दोस्तों है जी। कौन? सूर्यमल मिश्रण है जी। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसमें रणभूमि में जाकर तलवारों की घनघनाहट या झंझनाहट के बीच कविताएं लिखते थे। फिर इसने एक कविता लिखी थी वीर सतसई। वीर सतसई कविता जो 1857 क्रांति के दौरान लिखी गई रचना है दोस्तों है जी। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी वीर सतसई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है जयपुर की क्रांति। शासक कौन था? राम सिंह सेकंड था तथा है जी पीए कौन था? मेजर है जी ईडन था। शासक है जो कौन था जयपुर का? राम सिंह सेकंड था। मेजर है जी ईडन। विद्रोही किसने किया था? विद्रोही कौन थे? लियाकत खां, सादुल्ला खां, उस्मान खां। लियाकत खां, सादुल्ला खां, उस्मान खां और शिव सिंह। कौन कौन थे? लियाकत खां, सादुल्ला खां, उस्मान खां और शिव सिंह। इन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और अमर सिंह अंग्रेजों ने क्या किया है? अब देखिए, अंग्रेजों ने है जी राम सिंह सेकंड के लिए, अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी थी दोस्तों। जयपुर का जो शासक था ना राम सिंह सेकंड, उसे अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी तथा है जी कोटपुतली है जी परगना भी दिया था। कोटपुतली परगना और सितारे हिंद की उपाधि दी थी दोस्तों है जी किसको? जयपुर के शासक को। अब आगे देखता हूँ। अब बीकानेर के महाराजा है जी सरदार सिंह राजस्थान के ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने का प्रयास किया था दोस्तों। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह राजस्थान के ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इसीलिए सेना राजस्थान से बाहर हरियाणा और पंजाब में भेज दी थी। किसने? सरदार सिंह ने दबाने का प्रयास किया। और अंग्रेजों ने सरदार सिंह को है जी टिब्बी परगना और उसके 41 गांव दिए थे दोस्तों है जी। अंग्रेज ने है जी किसे? बीकानेर के सरदार सिंह को टिब्बी का परगना और 41 गांव दान में दिए थे दोस्तों। अंग्रेजों ने है जी किसको? सरदार सिंह को, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने का सहयोग किया। इस वजह से अंग्रेज खुश हो गई और सरदार सिंह ने यहाँ की सेना हरियाणा पंजाब में भेज दी थी। इस वजह से इसे टिब्बी का परगना और 41 गाँव दिए थे दोस्तों। अब डूगजी और जवारजी के बारे में और देख लो। डूगजी और जवारजी, अब ये डूगजी और जवारजी है ना, ये शेखावाटी क्षेत्र के काका और भतीजा थे दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र के कौन थे? डूगजी और जवारजी शेखावाटी क्षेत्र के काका और भतीजा थे दोस्तों। ये शेखावाटी के ब्रिगेड के सिलेदार थे दोस्तों। ये डूगजी और जवारजी है ना, ये शेखावाटी क्षेत्र के काका भतीजे तो थे ही, साथ में ये शेखावाटी के ब्रिगेड के रिसेलदार थे दोस्तों।
और ये अमीरों से पैसा लूट कर क्रांतियों की मदद करते थे। ये डूगजी और जवाहर जी क्या करते थे, अमीरों से पैसा को लूटते और क्रांतिकारियों की मदद करते थे दोस्तों है जी। इसीलिए इन्हें राजस्थान का लोक देवता माना जाता है। डूगजी और जवाहर जी को राजस्थान का लोक देवता माना जाता है। डूगर जी और जवाहर जी को है जी, ठीक है, राजस्थान का लोक देवता माना जाता है। इन्होंने बीकानेर और जोधपुर के विरुद्ध सर्वाधिक अभियान चलाए थे। बीकानेर और जोधपुर के विरुद्ध है जी क्या किए थे, सर्वाधिक अभियान चलाए थे दोस्तों है इन्होंने। अब देख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यहाँ के सरदार और शासकों ने तूफान में बांध का काम किया है। 1857 क्रांति के बारे में लॉर्ड कैनिंग क्या कह रहा है, अब देख लीजिए। 1857 की क्रांति में कहा था, 57 क्रांति के बारे में कह रहा है लॉर्ड कैनिंग कि यहाँ के सरदार और शासकों ने जी तूफान में बांध का काम किया है, तूफान में बांध का काम किया है, अन्यथा यह तूफान हमें एक झटके में उड़ा देता। क्या बात कही है, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यहाँ के सरदारों ने और शासकों ने तूफान में बांध का काम किया है, अन्यथा यह तूफान हमें एक झटके में जो उड़ा देता। ये लाइन है लॉर्ड कैनिंग की। अब परिणाम क्या रहते हैं 1857 क्रांति के, उन्हें देख लेते हैं परिणाम। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जो मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा की थी। ये परिणाम रह रहा है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा की थी दोस्तों। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन समाप्त होकर, ठीक है, 1857 क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर भारत पर जो ब्रिटेन की सम्राट का शासन होगा। ये बिल्कुल परिणाम है इसके कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हो जाएगा और भारत पर जो ब्रिटेन के सम्राट का जो शासन होगा बिल्कुल। और ब्रिटेन की संसद में भारतीय मंत्री व सचिव नियुक्त किए जाएंगे। 1857 क्रांति के बाद है जो यही परिणाम निकला है कि ब्रिटेन की संसद है ना, उसमें भारतीय मंत्री और सचिव जो नियुक्त किए जाएंगे। गवर्नर जनरल को अब जो वायसराय भी कहा जाएगा, गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। और भारतीय राजाओं के सम्मान दिया जाएगा, भारतीय राजा है ना उसको सम्मान दिया जाएगा तथा गोद निषेध नीति को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय राजाओं को सम्मान दिया जाएगा तथा गोद निषेध नीति को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और भारतीय सेना को जातीय प्रांतीय आधार पर जो बांट दिया जाएगा, भारतीय सेना को क्या कर दिया जाएगा, जातीय प्रांतीय आधार पर बांट दिया जाएगा। जैसे जाट, मराठा, गोरखा, राजपूत आदि को बांटा था ना, ऐसे बांट दिया जाएगा दोस्तों। फिर क्या हो जाए, अधिकांश यूरोपियों ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है। अधिकांश यूरोपियों ने 1857 क्रांति को क्या कहा है, सैनिक विद्रोह कहा है दोस्तों। लेकिन बेंजामिन डिजायरली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था दोस्तों। यह अच्छी लाइन है, इसको याद रखना, बेंजामिन डिजायरली। अधिकांश यूरोपियों ने 1857 क्रांति क्या कहा है, सैनिक विद्रोह कहा था दोस्तों। जबकि बेंजामिन एज डिजायरली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था दोस्तों। क्या कहा, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अब भारत सरकार ने क्रांति का स्वरूप निर्धारण करने के लिए नियुक्ति करता है। भारत सरकार भाई क्रांति का स्वरूप निर्धारण करने के लिए नियुक्ति करता है दो कैंडिडेटों की। आर.सी. मजूमदार, एक तो आर.सी. मजूमदार की नियुक्ति की जाती है और एक एस.एन. सेन की नियुक्ति की जाती है। आर.सी. मजूमदार क्या कहता है, ये तथाकथित स्वतंत्रता आंदोलन न होकर, आर.सी. मजूमदार कह रहा है ये तथाकथित स्वतंत्रता आंदोलन न हो तो कि न तो ये पहला स्वतंत्रता आंदोलन है, न ही राष्ट्रीय आंदोलन है और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ये कहा है आर.सी. मजूमदार ने कि न तो ये पहला आंदोलन है और न ही ये राष्ट्रीय आंदोलन है और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ये कहा है आर.सी. मजूमदार ने। अब एस.एन. सेन क्या कह रहा है, यदि इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता तो ये सैनिक विद्रोह भी नहीं था। यदि इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता, क्या राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता तो ये सैनिक विद्रोह भी नहीं था। ये कहा है एस.एन. सेन ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखता हूँ मैं कथन है किस किस ने क्या कहा है। ये कथन है 1857 की क्रांति के बारे में। वीडी अजय सावरकर क्या कहते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है ये। भारत का पहला क्या है, स्वतंत्रता संग्राम है। ये किसने कहा है, वीडी सावरकर ने कहा है, वीडी सावरकर ने। डॉक्टर ताराचंद क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विप्लव कहा है 1857 की क्रांति को है डॉक्टर ताराचंद ने जी। और एल.ई.आर. रीज क्या कहते हैं, इसे कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह का है। कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह का है एल.ई.आर. रीज ने।
अब जे होम्स क्या कहता है, सभ्यता व बर्बरता के मध्य संघर्ष बताया था। जे होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष बताया था। डब्ल्यू ट्रेलर ने क्या कहा है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। इस हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र डब्ल्यू ट्रेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। इसका कथन ये है, ये देखिए अब अशोक मेहता का है, जब भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था दोस्तों, ये कहता है अशोक मेहता। और अब सर जॉन सीले क्या कहते हैं, इसको भी देखिए। सर जॉन सीले कहते हैं, ये पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। कि ये पूर्णतः देशभक्ति नहीं था, ये स्वार्थी था, खुद के स्वार्थ के लिए 1857 क्रांति हो रही थी। ये कहा है सर जॉन सीले ने कहा है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। ये 1857 की क्रांति पूरी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद में आप क्वेश्चन लगाना। थैंक यू।